1928 में वर्मोंट के एक छोटे से शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रोनाल्ड रीड। पूरी जिंदगी गैस स्टेशन पर काम किया, फिर एक डिपार्टमेंट स्टोर में जैनिटर बन गया। कोई फैंसी डिग्री नहीं, कोई बड़ी सैलरी नहीं, कोई स्पेशल कनेक्शंस नहीं। 2014 में जब 92 साल की उम्र में उसकी मौत हुई तो दुनिया हैरान रह गई। उसने अपनी विल में $6 मिलियन यानी करीब 50 करोड़ रुपए लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट किए थे। उसी साल रिचर्ड फुस्कोनी नाम का एक हार्वर्ड एजुकेटेड वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक बड़ा नाम था, बैंक्रप्सी फाइल कर रहा था। उसका मैंशन ऑक्शन में बिक गया, सब कुछ चला गया। एक जैनिटर ने वो किया जो एक वॉल स्ट्रीट जीनियस नहीं कर पाया। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी सवाल से शुरू होती है। अगर पैसे सिर्फ मैथ का खेल होता तो यह कैसे पॉसिबल है? जवाब सिंपल है, पैसा कभी सिर्फ मैथ नहीं था। पैसा हमेशा साइकोलॉजी का खेल रहा है। यह किताब 2020 में आई और देखते देखते वर्ल्ड वाइड बेस्टसेलर बन गई। मॉर्गन हाउसल एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट और इन्वेस्टर है, लेकिन इस किताब में वो कोई स्टॉक टिप्स नहीं देते, कोई फॉर्मूला नहीं बताते। वो कुछ और ज्यादा वैल्यूबल बताते हैं। वो बताते हैं कि हम इंसान पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। और यही बिहेवियर, न कि इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन, ये डिसाइड करता है कि हम फाइनेंशियली कहां पहुंचते हैं। किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबका यह है, नो वंस क्रेजी। हाउसल कहते हैं कि हर इंसान पैसों के बारे में जो डिसीजंस लेता है वो उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से परफेक्टली लॉजिकल होते हैं। तुम्हारे दादाजी जो पैसे गद्दे के नीचे छुपाते थे वो पागल नहीं थे। उन्होंने पार्टीशन का दर्द देखा था, बैंक्स पर भरोसा नहीं था। एक यंग प्रोफेशनल जो एग्रेसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है वो भी पागल नहीं। उसने कभी कोई बड़ा फाइनेंशियल क्रैश नहीं देखा, उसने सिर्फ मार्केट्स को बढ़ते देखा है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी की, अपने अपने देश की, अपने अपने फैमिली की फाइनेंशियल रियलिटी से शेप होते हैं। इसीलिए जब कोई तुमसे अलग फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो वो स्टूपिड नहीं है। उसकी स्क्रीन अलग है, उसका पास्ट अलग है। इसी से जुड़ा है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लक एंड रिस्क। हाउसेल कहते हैं कि हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों को देखकर मान लेते हैं कि उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी हार्ड वर्क का नतीजा है, लेकिन रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बिल गेट्स एक ऐसे हाई स्कूल में पढ़ते थे 1968 में, जो दुनिया के उन गिने चुने स्कूल्स में से था जहां कंप्यूटर क्लब था। उस समय अमेरिका में शायद 1 लाख में से कोई एक स्टूडेंट ऐसे स्कूल में था। ये उनकी मेरिट थी, हाँ, पार्टली, लेकिन यह लक भी थी, मैसिव लक। उनके साथ उसी स्कूल में केंट एवंस था, उतना ही टैलेंटेड, उतना ही ड्रिवन। एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। रिस्क मटेरियलाइज्ड हो गया। तो जब हम किसी को जज करें या खुद को, तो यह याद रखना जरूरी है कि लक और रिस्क दोनों रियल फोर्सेस है। ह्यूमिलिटी यह है कि हम दोनों को एक्नॉलेज करें। अब किताब के सबसे पावरफुल चैप्टर पर, नेवर इनफ। हाउसेल यहां रजत गुप्ता की स्टोरी सुनाते हैं, जो मैकिन्सी के सीईओ रह चुके थे, गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर थे, जिनकी नेटवर्थ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में थी। फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। क्यों? क्योंकि वो उन बिलियनर्स को देखते थे जिनके साथ उठते बैठते थे और उनके कंपैरिजन में खुद को कम फील करते थे। इस एक डिसीजन ने उनकी पूरी जिंदगी की रेपुटेशन बर्बाद कर दी। यह नेवर इनफ सिंड्रोम है। और हाउसेल कहते हैं, यह सिर्फ बिलियनर्स की प्रॉब्लम नहीं, हम सब किसी न किसी लेवल पर इससे सफर करते हैं। थोड़ी बड़ी कार चाहिए, थोड़ा बड़ा घर चाहिए, और यह थोड़ा कभी खत्म नहीं होता। हाउसेल का सॉल्यूशन, गोल पोस्ट को मूव करना बंद करो। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड डेवलप करो, क्योंकि जो इंसान कभी इनफ फील नहीं करता वो फाइनेंशियली कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, खुश नहीं होगा। यहीं से एक और डीपली इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आती है, वेल्थ वर्सेस बीइंग रिच। ये दोनों सेम नहीं है। रिच होना विजिबल है, बड़ी कार, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लग्जरी वेकेशंस, लेकिन वेल्थ इनविजिबल होती है। वेल्थ वो है जो तुमने स्पेंड नहीं की। वेल्थ वो सेविंग्स है जो क्वाइटली ग्रो हो रही है। वो फाइनेंशियल कुशन है जो तुम्हें फ्रीडम देती है। हाउसेल कहते हैं, जो इंसान एक्सपेंसिव कार ड्राइव करता है उसके बारे में तुम सोचते हो, वाह कितना रिच है,
लेकिन सच ये है कि तुम्हें नहीं पता वो रिच है या नहीं। तुम सिर्फ ये जानते हो कि उसने कार खरीदने में पैसे स्पेंड किए। और इसीलिए हम वेल्थ को मॉडल नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो देखते हैं जो विजिबल है। अगर ट्रूली वेल्थी बनना है तो वो हैबिट कॉपी करनी होगी जो इनविजिबल है। सेविंग्स, पेशेंस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हाउसल यहां एक बात कहते हैं जो आज के सोशल मीडिया के जमाने में और भी रेलेवेंट है। वी स्पेंड मनी वी डोंट हैव टू बाय थिंग्स वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। यह हम सब ने कभी न कभी किया है। एक फोन लिया जो अफोर्ड नहीं था क्योंकि दोस्तों के पास था। एक आउटफिट खरीदी क्योंकि इंस्टाग्राम पर पॉपुलर थी। और जिन लोगों को इंप्रेस किया वो एक्चुअली उतना केयर नहीं करते। वो अपनी लाइफ में बिजी है। ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये फ्रीडम देती है। अब सेविंग्स पर, जो किताब का सबसे प्रैक्टिकली एक्शनेबल कॉन्सेप्ट है। हाउसल कहते हैं कि सेविंग्स के बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं अभी सैलरी कम है, जब ज्यादा होगी तब सेव करूंगा। लेकिन यह एक ट्रैप है, क्योंकि जब सैलरी बढ़ती है लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है, सेविंग्स रेट वही रहती है। हाउसल कहते हैं सेविंग्स इनकम का फंक्शन नहीं है, सेविंग्स गैप का फंक्शन है। इनकम और ईगो के बीच का गैप। जो इंसान अपनी ईगो को कंट्रोल करता है, जो दूसरों को इंप्रेस करने की नीड को कंट्रोल करता है, वो किसी भी इनकम लेवल पर सेव कर सकता है। और सेविंग्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये नहीं है कि फ्यूचर में कुछ बाय कर पाओगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेविंग्स तुम्हें ऑप्शंस देती है। एक बैड जॉब छोड़ सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी परस्यू कर सकते हो, एक इमरजेंसी हैंडल कर सकते हो बिना पैनिक किए। यह फ्लेक्सिबिलिटी, यह फ्रीडम, यही रियल वेल्थ है। हाउसल यहां एक काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। रीजनेबल इज बेटर देन रैशनल। फाइनेंस की दुनिया में हमेशा कहा जाता है कि प्योरली रैशनल होना चाहिए, इमोशनलेस होना चाहिए। लेकिन ह्यूमंस कभी प्योरली रैशनल नहीं हो सकते, और ऑनेस्टली होना भी नहीं चाहिए। मैथमेटिकली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे रैशनल टाइम मार्केट क्रैश होने पर होता है। प्राइसेस सबसे लो होती है। लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट क्रैश के टाइम हर इंसान, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, डरता है। यह इमोशन रियल है। और अगर तुमने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जो टेक्निकली ऑप्टिमल है, लेकिन जिसे तुम इमोशनली सस्टेन नहीं कर सकते, तो वो स्ट्रेटजी तुम्हारे किसी काम की नहीं। बेटर है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो स्लाइटली सब ऑप्टिमल हो, लेकिन जिसे तुम एक्चुअली स्टिक कर सको। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन, हमेशा। इसी से जुड़ा एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, टेल्स यू विन। हाउसल कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर आउटकम्स एक बहुत छोटी नंबर ऑफ इवेंट्स ड्राइव करते हैं। अमेजॉन ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे फेल हुए। लेकिन अमेजॉन वेब सर्विसेज ने इतनी वैल्यू क्रिएट की कि बाकी सब फेलियर्स इरेलेवेंट हो गई। नेटफ्लिक्स ने हजारों शोज बनाए, लेकिन कुछ आइकॉनिक हिट्स ने सब कुछ बदल दिया। वॉरेन बफेट ने अपने करियर में 400 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा सिर्फ एक हैंडफुल कंपनीज से आया, बाकी मीडियोकर थी। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, अपनी फेलियर से इतना डिस्करेज मत हो। सक्सेस का खेल यह नहीं कि हर बेट जीतो। सक्सेस का खेल यह है कि इनफ बेट्स लो ताकि कोई एक टेल इवेंट कैच हो जाए। किताब का एक बेहद टचिंग चैप्टर है फ्रीडम। हाउसल कहते हैं कि जब उन्होंने बहुत लोगों से पूछा कि वेल्थ क्यों चाहते हो, तो अल्टीमेटली सबका एक ही आंसर था, कंट्रोल। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। यह डिसाइड कर पाने की फ्रीडम कि कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, कहां जाना है। रिसर्च प्रूव करती है कि हैप्पीनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर सैलरी नहीं, स्टेटस नहीं, बल्कि ऑटोनॉमी है। यह फीलिंग कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में है, और यही फ्रीडम पैसे बाय कर सकते हैं, अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किए जाए। हाउसल एक पेनफुल ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। आज टेक्निकली लोगों के पास पहले से ज्यादा वेल्थ है, लेकिन अपने टाइम पर कंट्रोल पहले से कम है। 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल रहने की एक्सपेक्टेशन, वेकेशन पर भी ईमेल्स, ये स्लोली हैप्पीनेस को डैमेज करता है। इसीलिए अगर कोई एक फाइनेंशियल गोल हो, तो वो ये हो, इनफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करो कि तुम्हारे पास अपने टाइम पर कंट्रोल हो। अब मैन इन द कार पैराडॉक्स।
हाउसल कहते हैं, जब कोई महंगी कार में ड्राइव करता हुआ गुजरता है तो लोग ड्राइवर नहीं देखते, वो कार देखते हैं और सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसी होती। यानी जो एडमिरेशन के लिए तुम एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हो, वो एडमिरेशन एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं, उस ऑब्जेक्ट के लिए होती है। जो रिस्पेक्ट तुम खोजते हो, वो किसी फैंसी परचेस से नहीं मिलती, वो काइंडनेस, कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर से मिलती है। यह रियलाइजेशन लोगों को फाइनेंशियली बहुत फ्री कर देती है। कंपाउंडिंग के बारे में हाउसल एक एंगल शेयर करते हैं जो अक्सर मिस हो जाता है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ करीब 90 बिलियन डॉलर है। इसमें से 81 बिलियन डॉलर उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाए। 65 साल के बाद। बफेट की असली सुपर पावर यह नहीं है कि वो अच्छे इन्वेस्टर है, हालांकि वो है। उनकी असली सुपर पावर यह है कि वो 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कभी सीरियसली स्टॉप नहीं किया। 75 साल से ज्यादा का कंपाउंडिंग। अगर उन्होंने 30 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 60 में रिटायर होते तो उनकी नेटवर्थ होती रफली 12 मिलियन डॉलर, जो इंप्रेसिव है। लेकिन 90 बिलियन नहीं। वो डिफरेंस सिर्फ टाइम का है। कंपाउंडिंग की असली पावर रिटर्न्स में नहीं है, टाइम में है। और इसीलिए स्टार्टिंग अर्ली किसी भी जीनियस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा वैल्यूएबल है। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। हाउसल कहते हैं कि यह दो अलग स्किल्स है। वेल्थी बनने के लिए रिस्क लेना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वेल्थी रहने के लिए इसके उलट ह्यूमिलिटी, कॉशन और यह एक्नॉलेज करने की विलिंगनेस कि जो तुमने बिल्ड किया है वो कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन इन्वेस्टिंग। और सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में मत जाओ जहां एक सिंगल इवेंट, एक बैड इन्वेस्टमेंट, एक जॉब लॉस, एक हेल्थ इमरजेंसी तुम्हें फाइनेंशियली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे। जैसी लिवरमोर की स्टोरी याद करो। 1929 के क्रैश में 100 मिलियन डॉलर कमाए, हिस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स में से एक। फिर सेम लेवल ऑफ रिस्क कंटिन्यू किया और कुछ सालों में सब कुछ खो दिया। वेल्थ बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी और वेल्थ प्रिजर्व करने की स्ट्रैटेजी फंडामेंटली अलग होती है। हाउसल एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। फाइनेंशियल वर्ल्ड में पेसिमिज्म को इंटेलेक्चुअली सुपीरियर माना जाता है। जो डूम प्रिडिक्ट करे वो स्मार्ट लगता है, जो ऑप्टिमिस्टिक हो वो नाइव लगता है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ मार्केट्स को देखो। लॉन्ग टर्म में मार्केट्स हमेशा बढ़ी है। 20वीं सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर्स थी, ग्रेट डिप्रेशन था, मल्टीपल रिसेशंस थी, पैंडेमिक्स थी, और फिर भी जिसने पेशेंटली इन्वेस्टेड रहे उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स देखे। ऑप्टिमिज्म हिस्टोरिकली करेक्ट रहा है। पेसिमिज्म फ्लैशी और स्मार्ट लगता है, लेकिन फाइनेंशियली यह कॉस्टली है। बैड न्यूज क्विकली आती है, क्रैश एक दिन में होता है। गुड न्यूज स्लोली आती है, रिकवरी सालों में होती है। इसीलिए हम बैड न्यूज को ज्यादा नोटिस करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यही सिग्नल होना चाहिए कि जब हर तरफ पैनिक हो तभी बाय करो। किताब में एक बहुत न्यूआंस्ड कॉन्सेप्ट है, यू एंड मी। मार्केट्स में बहुत अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटायरमेंट सेवर्स। सबके अलग गोल्स हैं, अलग टाइम हॉराइजन्स है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक प्लेयर दूसरे को फॉलो करने लगता है। 1990 के दशक के डॉट कॉम बबल में बहुत लोगों ने टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे जिन्होंने मुनाफा कमाया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उन्होंने सेम बिहेवियर कॉपी की, और जब बबल बर्स्ट हुआ तो वो डेकेड्स की सेविंग्स खो बैठे। इसीलिए क्लियरली डिफाइन करो कि तुम किस गेम में हो, और किसी और के गेम की स्ट्रेटेजीज अपने गेम में अप्लाई मत करो। रूम फॉर एरर। हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक यह है कि हम फ्यूचर को बहुत प्रिसाइसली प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइफ इतनी प्रेडिक्टेबल नहीं है। 2020 में किसने प्रेडिक्ट किया था कि एक पेंडेमिक पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला देगी? इसीलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड करो। अगर कैलकुलेशंस कहते हैं एक्स अमाउंट चाहिए, प्लान करो 1.5 एक्स के लिए। कंजर्वेटिव लगता है, लेकिन यही सर्वाइवल को इंश्योर करता है। और किताब के आखिर में हाउसल एक बात कहते हैं जो सब कुछ टाई कर देती है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। हिस्ट्री देखो, हर डिकेड में ऐसी इवेंट्स आई जो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी और जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। और यही होता रहेगा।
फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। यह एक्सेप्ट करना कि तुम्हें नहीं पता आगे क्या होगा। और इसी ह्यूमिलिटी से एक प्रैक्टिकल अप्रोच निकलती है। ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्ड करो जो मल्टीपल पॉसिबल फ्यूचर्स में सरवाइव कर सके। डाइवर्सिफाई करो, इमरजेंसी फंड रखो, डेट कम रखो, लाइफस्टाइल मॉडेस्ट रखो, तो सब कुछ एक साथ देखें। मॉर्गन हाउसल की यह किताब एक्चुअली क्या कहती है? ये कहती है कि पैसा एक टूल है एंड नहीं। ये कहती है कि बिहेवियर मैटर्स मोर देन इंटेलिजेंस। ये कहती है कि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। ये कहती है कि इनफ एक सुपर पावर है। ये कहती है कि फ्रीडम है असली वेल्थ। और ये कहती है कि ह्यूमिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वर्च्यू है। रोनाल्ड रीड के पास हार्वर्ड डिग्री नहीं थी, कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई पावरफुल कनेक्शंस नहीं थी। उसके पास सिर्फ था पेशेंस, कंसिस्टेंसी और इनफ। और यही उसे करोड़पति बना गया। रिचर्ड फुस्कोनी के पास सब कुछ था, एजुकेशन, कनेक्शंस, इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके पास इनफ नहीं था। और इसी एक चीज की कमी ने सब कुछ ले लिया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का फाइनल मैसेज ये है, तुम्हारी फाइनेंशियल सक्सेस तुम्हारे आईक्यू से, तुम्हारी डिग्री से, तुम्हारी इनकम से कम रिलेटेड है। और तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारी पेशेंस से, तुम्हारे कंटेंटमेंट से और तुम्हारी ह्यूमिलिटी से ज्यादा रिलेटेड है। ये चीजें बदलने के लिए किसी और इनकम की, किसी और टाइमिंग की जरूरत नहीं। सबसे अच्छा टाइम था कल। दूसरा सबसे अच्छा टाइम है अभी।